हेलो, आज हम बात करेंगे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि इसका पार्ट 1 कल ही मैंने बनाया था, सो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लीडर हैं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी हैं, जो पिछले 10 से 15 सालों से हंगरी को में रूल कर रहे हैं। और इनका बिहेव डिक्टेटर जैसा है। ये यूरोप के लास्ट डिक्टेटर कहे जाते हैं। इनका यूरोपियन यूनियन से भी अच्छा संबंध नहीं है। और उसके बाद आते हैं फील्ड मार्शल अयूब खान। अयूब खान को फील्ड मार्शल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पाकिस्तानी मिलिट्री में 5th स्टार रैंक मिला हुआ था। और ये पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने फर्स्ट वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। और उसके बाद से इन्होंने एक वहाँ पर चलन लगा दिया सैन्य शासन का। और वहाँ पर सैनिक शासन को बहुत ज़बरदस्त मजबूत बना दिया। और पाकिस्तान के मतलब पूरे अंडर डीप ग्राउंड में इन्होंने मिलिट्री को मजबूत किया। इसके बाद हम बात करते हैं बेनज़ीर भुट्टो की। तो बेनज़ीर भुट्टो इस्लामिक वर्ल्ड की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री है, उसमें से ये पहली मुस्लिम कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनती है। और इनका मर्डर कर दिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा 2007 में, जब पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ के लीडरशिप में रहता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जियाउल हक के बारे में। तो जियाउल हक पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने इस्लाम को अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लॉन्च किया। इस्लाम को इन्होंने बेस बनाया और वहाँ पर इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तानी सोसाइटी को पूरी तरीक़ा से रेडिकलाइज कर दिया। पूरी तरीक़े से रेडिकलाइज मीन्स वहाँ के एक एक चीज़ में वहाँ पर अगर आप मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो मॉडर्न एजुकेशन पर हावी हो गया मदरसा सिस्टम वहाँ पर। और उसके बाद से जो वहाँ के प्रोफेसर थे वहाँ से मजबूत हो गया। वहाँ के जो मदरसा में पढ़ाने वाले जो मुल्ला था, जो मुल्ले लोग थे, वो लोग ज़्यादा प्रभावी हो गया। अगर वहाँ के सोसाइटी को पूरी तरीक़े से अगर टेरराइज उसके बाद से रेडिकलाइज करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है जियाउल हक को। और जियाउल हक ने वहाँ के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनका भी इन्होंने ही फांसी के तख्ते पर पहुँचाया, जियाउल हक ने। इसके बाद हम बात करते हैं याहिया खान की। तो याहिया खान 1971 इंडो पाक वार, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, उसमें इन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। और इसके बाद से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा करीब 10 से 15 लाख बांग्लादेशी जो भी ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोग थे उनका मर्डर किया गया जनरल टिक्का खान के द्वारा, क्योंकि जनरल याहिया खान के निर्देश पर ही ये सब चीज़ हुआ। अब हम बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ के बारे में। तो परवेज़ मुशर्रफ लीडर थे जब इंडो पाक कारगिल वार हो रहा था, जिसमें इंडिया जीत गया। और उसके बाद से 2003 में जब आगरा समिट हो रहा था, जब वाजपेयी जी और परवेज़ मुशर्रफ के बीच में आगरा समिट हुआ, जिसमें इन्होंने बात करना चाहा कि LOC को ही हम इंटरनेशनल बाउंड्री में कन्वर्ट कर दे, लेकिन ये बात आगे चली नहीं। उसके बाद से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर फॉल हो गई। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आ गए, कांग्रेस गवर्नमेंट हो गई, तो बात बनी नहीं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को कहा जाता है कि ये पहले ऑफेंसिव अप्रोच रखे थे पाकिस्तान के लिए, फिर इन्होंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाया। और ये इनके बाद से अभी तक कोई वहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटर नहीं आया है। उसके बाद हम बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ के पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। और वहाँ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी स्थापना भी उन्होंने किया था, जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका एक्रोनिम PPP है। अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को अगर कवर करते हैं, वहाँ के न्यूज़ पर अगर आप डेली ध्यान देते हैं तो आपको PPP पता चल जाएगा कि वहाँ पर 4 प्रोविंस है, जो अभी नया उन्होंने इलीगली गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस के रूप में उन्होंने मान्यता दी है। तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि वहाँ पर 4 प्रोविंस है। तो उसका एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, एक प्रोविंस है सिंध। तो सिंध का चीफ मिनिस्टर हमेशा से PPP का ही होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और PPP को अभी अगर कोई लीडरशिप देता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी होते हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ग्रैंडसन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। तो शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है क्योंकि ये बंगाली थे और इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे जो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस को इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर अपोज किया। इन्होंने विरोध किया कि जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, और बिफोर 1971 वो ईस्ट पाकिस्तान था।
तो इन्होंने बोला कि यार ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान क्यों इतनी हुकूमत करेगा, क्यों हर चीज़ में डोमिनेंट रहेगा, क्यों उर्दू ही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, क्यों नहीं बंगाली होगा। सो इन्होंने बहुत जो वहाँ के जो ट्रेडिशनली उसके बाद ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन थे उनका उन्होंने विरोध किया, और उसके बाद से बांग्लादेश का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद दिलवाई भारत के मदद से। सो इसके बाद हम बात करते हैं आंग सांग सू की के बारे में। तो आंग सांग सू की काउंसलर ऑफ म्यांमार है। काउंसलर, वहाँ पर काउंसलर को कहा जाता है, हमारे यहाँ अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो काउंसलर मीन्स प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता नहीं है, वहाँ पर चांसलर का पोस्ट होता है। तो वैसे ही म्यांमार में काउंसलर का पोस्ट होता है जो इक्विवेलेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो सो आप समझ गए चांसलर का मतलब। तो ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है म्यांमार के पॉलिटिकल फिगर में, पॉलिटिकल पूरी तरह सिनारियों में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनके पापा भी वहाँ के बहुत बड़े जनरल थे, सांग सांग सू की इनका नाम था इनके पापा का, जो वहाँ के म्यांमार के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनका काफ़ी योगदान है, आंग सांग सू की के पापा सांग सांग सू की के। सो अब हम बात करते हैं माओ त्से तुंग के बारे में। तो माओ त्से तुंग फाउंडर थे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम आज चाइना के नाम से जानते हैं। उसके बाद से इन्होंने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति चलाया चीन में, जिसमें इन्होंने अपने अपोजिशन इनका जो भी था, जो भी माओ त्से तुंग का अपोज करता था उसको उन्होंने मरवा दिया, और इसके बाद से 1954 में इन्होंने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया, और तिब्बत से जो हमारा बॉर्डर लगता था वो चीन से बॉर्डर लगने लगा, क्योंकि तिब्बत पार्ट हो गया चाइना के। तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा विस्तारवादी भी कहा जाता है, और ये इन्होंने अपने विरोधियों को बहुत ही मरवाया, बहुत ही उनको मतलब हत्या करवाई है। और इनके काल में कहा जाता है कि साइनो सोवियत स्टैंड ऑफ 1979 में भी हुआ था। मीन्स जो अभी जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा है पिछले मतलब 160 दिनों से, मई शुरू हुआ था। तो उसके बाद से अगर आप देखें तो इनका सिर्फ इंडिया से ही झगड़ा नहीं रहा है, इनका सोवियत यूनियन मीन्स रशिया से भी इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा रहा है। 1979 में युद्ध भी, छोटा सा युद्ध भी हुआ था एक छोटे से द्वीप के लिए। तो चाइना को आप देख सकते हैं कि इनका हर एक देश से युद्ध है, हर एक देश से इनका लड़ाई है। और इनका जो फ्रेंडली कंट्री कहा जाता है सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, तो उससे भी इनका लड़ाई है, और आज के डेट में भी लड़ाई है। मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप डीपली में जाएंगे तो रशिया से इनका बहुत टेंशन है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट लीडर तो वो होते हैं डेंग जियाओपिंग चाइना में ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए थे, जिससे इन्होंने इकॉनमी को लिबरलाइज किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया चाइना में। और इनको जाना जाता है कि ये अपने डिप्लोमेसी के चलते, इनका डिप्लोमेसी मास्टर्स था। जैसे आज अगर आप चाइना के डिप्लोमेट्स को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीक़ा से वो घमंड में रहते हैं, एक तरीक़ा से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सुप्रीमेसी अपनी साबित करना चाहते हैं। लेकिन जैसे डेंग जियाओपिंग की लीडरशिप में चाइना था, तो वहाँ के डिप्लोमेट बहुत ही मतलब मोरल वैल्यू था उनका, बहुत ही मतलब वो डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करते थे और चाहते थे कैसे भी हमारे काम निकले, वो लोगों पर रौब नहीं झाड़ते थे। तो इनको कहा जाता है कि गुड डिप्लोमेसी, मास्टर डिप्लोमेसी के लिए डेंग जियाओपिंग को जाना जाता है, जो शी जिनपिंग के समय में ऐसा नहीं है और एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे, इसलिए चाइना का हर जगह क्रिटिसाइज हो रहा है। सो अगले लीडर के बारे में हम देखें तो वह हैं शी जिनपिंग अभी चाइना के प्रेसिडेंट है, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, और इनको